This conference will now be recorded. हेलो आकाश, आप हो? आकाश, आप आ गए ऑनलाइन? हेलो। यस सर। आकाश आ गए? बाकी सब कोई नहीं आएगा आज भी? ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं सर, देखते हैं। देख लो यार, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार मैसेज डाल के फटाफट, वैसे हम लोग 8-10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 9 मिनट। हम लोग स्टार्ट करें आकाश? ओके सर। ठीक है आकाश, कल थोड़ा सा मुझे आप समझाओ, आपने कल न्यूरल नेटवर्क्स में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में क्या समझा था? सर कल मेरे एक क्वेश्चन था बायसिंग वाला, वो बायसिंग आखिर मतलब कहाँ से दे रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, पहले आप मुझे, वो मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, पहले आप मुझे क्वेश्चन बताओ। पहले मुझे आप थोड़ा सा, आप मुझे 10-15 मिनट रिकैप करो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द यस्टरडे क्लास। एक्चुअली इट वाज सेड कि जो भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरह से हमारे न्यूरॉन सिस्टम की तरह एक रेप्लिका एक काम करता है, जो कि हमारा एक ह्यूमन मेड होता है। वहाँ पे एक एल्गोरिदम काम करता है, एक प्रॉपर स्टेप है जो कि एक तरह से कॉपी है हमारे न्यूरल स्ट्रक्चर का, हमारे ब्रेन का। वहीं पे उसी के सेगमेंट में था हमारा कि वो जो आउटपुट के पास जा रहा है वो कंप्लीट ज़ीरो आउटपुट के पास नहीं जाए। उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे हम बायस का। बायस उसको ज़ीरो नहीं होने दे रहा था, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा रही थी डाटा। तो वो बायस हाँ, क्या तो था? जो वो, तो बताओ, बिल्कुल सही जा रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन प्लीज लेट मी नो। बताओ, बिल्कुल सही जा मतलब रहे हो आप आकाश। हाँ, तो वही बायस ही नहीं समझ पा रहे थे हम। ठीक है, चलो 22 के अलावा और क्या था? मैं स्लाइड्स खोल देता हूँ आपके सामने, चलो मैं यहाँ भी स्लाइड्स खोल देता हूँ, सो दैट आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए।
कि मुझे यही रहेगा कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने वो सीखा। ये नहीं बताओगे डेंड्रॉइड्स और ये सब? हाँ सर, ये सब माइंड में नहीं है। तो समझाओ ना भाई। मैं तुम एक अगर तुम्हारा अच्छी नॉलेज होगी तो स्टूडेंट फिर ये एटलीस्ट दे कमेंट यू कि यार तूने सीख लिया, हम नहीं सीख पाए। इट जस्ट फॉर द अबाउट द ओनली 1 hour 15 minutes, तो दैट्स व्हाई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट तुम तो सीखो, तो किसी को कोई फोकस ही नहीं है तो। बताइए बताइए। हाँ तो इसमें क्या बताएं सर, मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं, बताएं क्या? ये क्या बताऊं मतलब यार, तो वही तो बताना है जो मैंने पढ़ाया है। देखो मैंने क्या कहा था, जब हम किसी चीज को इनपुट में डालते हैं, मतलब इनपुट इज नथिंग, इट इज द एक्स, इट इज एक्स विद द इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, रेस्पॉन्स वेरिएबल और आउटपुट और इनपुट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर वेट क्या है? अब जो आपने बायस बोला है ना, वो बायस क्या कर रहा है? वो सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स जो है इनपुट वाले, वो बायस जो है उनको वेट के साथ कर रहा है हमेशा, वो जीरो नहीं होने देगा। Bias is a constant which help the model in a way that it be the best fitted. Best fitted in what terms? आज मैं आपको यही बताऊंगा आप कैसे कहोगे मेरा मॉडल बेस्ट फिट है। जब मैंने आपको रेग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने बेस्ट फिट क्या कहा था? बेस्ट फिट मतलब क्या समझते हो? What the best fit indicates over here? बताओ बेस्ट फिट क्या समझते हो आप? What is the best fit in the regression? बताओ what is the best fit you indicate in the regression? Can anyone give me the answer? Now the two students more visit. May I know your name, please? चलो कोई नहीं बताना चाह रहे होंगे। यस आप बताओ। आकाश आप बताओ, what will be the best fit in the regression? How can you justify that this is the best fitted line in the regression? Can't say it exactly sir. Sorry? एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे सर। ठीक है, बेस्ट फिट कहते हैं जो हमारे एरर्स को मिनिमाइज कर रहा है, स्टैंडर्ड एरर को। अब वो एरर्स क्या होते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। मैंने इसलिए उस वाली एल्गोरिथम्स का आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम का प्रैक्टिकल भी दिखाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो एल्गोरिथम डीप लर्निंग में भी है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है। ये मेरा मेन मोटिव था। बट थोड़ा सा उस चीज को आप बार बार रीड करोगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। जब हम एक्चुअल से फिटेड या ऑब्जर्व से फिटेड जो हमने प्रेडिक्ट करी है वो माइनस करते हैं तो हमें वो एरर्स मिल जाता है, जिसको हम बेस्ट फिटेड लाइन कहते हैं। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स में भी हम वही कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स और फॉरवर्ड फीडिंग एंड बैकवर्ड फीडिंग। अब ये क्या होती है? कल जो हम कर रहे थे वो फॉरवर्ड फीडिंग था। इफ आई कैन, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस इज सर। माई स्क्रीन कंप्लीटली विजुअलाइज? ठीक है। अब जो मैंने कल की क्लास तो सभी ने मिस करी थी, कौन कौन नहीं था कल की क्लास में जो अभी प्रेजेंट है? जो नहीं था उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी अब, क्योंकि सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड है ऑलरेडी। ये चैलेंज अब आपको फेस करना है। बट ठीक है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं। देखिए गाइस, मैंने न्यूरल नेटवर्क वर्क, कल हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता था न्यूरल नेटवर्क, कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही बता देता हूँ न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। The human base had interconnected neurons with the dendrites that receive the input and then based on the output produce the electrical signals. अब हमारे ब्रेन्स में जो हमें सिग्नल्स मिलता है, किसी ने मारा, किसी ने नोचा, या मुझे ये करना है, या आपको हियरिंग सुनाई दी, कोई रिंग बेल या कुछ भी, तो आपने क्या किया? तुरंत आपका ध्यान कहाँ गया? उस बेल पे गया। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहे हैं? वर्क आर कंप्यूटेशन मॉडल दैट इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। अब बायोलॉजिकल में हमारा ब्रेन सिस्टम आ रहा है। We have the numbers of huge amount of the neurons
which transfer the information. अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल में? These are the brain cells and dendrites are the input, are provide always the input to the brains. ये आप देख रहे हो डेंड्राइट में, आगे फिगर पे आता हूं फिर से। ये है हमारा, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स हमेशा मिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है। देयर इज सम गैप बिटवीन द डेंड्राइट। तो डेंड्राइट्स आर प्रोवाइड इनपुट टू द न्यूरॉन्स, मल्टीपल डेंड्राइट इनसाइड द बॉडी सेल। अब जो ये सेंटर वाले बॉडी सेल्स हैं, ये छोटे 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 न्यूक्लियस के बराबर में सारे, इनसाइड द बॉडी सेल न्यूक्लियस परफॉर्म द सेम फंक्शन। आफ्टर दैट आउटपुट ट्रेवल। अब जो आउटपुट ट्रेवल हो रहा है, आउटपुट ट्रेवल कहाँ हो रहा है हमारा? न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जारी है। दैट आउटपुट ट्रेवल थ्रू एक्सॉन गो टू द एक्सॉन। अब ये एक्सॉन है हमारा, आप देख रहे हो, एक्सॉन के और डेंड्राइट्स के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है। अब वो क्या हो रहा है? देन टर्मिनल न्यूरॉन्स विल फायर टू द नेक्स्ट। जब हमारा न्यूरॉन थ्रेशोल्ड वैल्यू को, ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है, जब ये पास होगा, जब उसकी वैल्यू उससे ऊपर होगी तभी वो फायर होगा, तभी वो आउटपुट में जाएगा, वरना क्या करेगा? वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, मतलब लूप चला देगा। वैसे लूप नहीं जो कंप्यूटेशनल वाला लूप होता है कि हम बार बार लूपिंग चला रहे, नहीं, यहाँ पर नॉर्मल वो ऑटोमेटिक चलेगा लूप। ये क्या करेगा? विच टेल अस द न्यूरॉन्स नेवर बी कनेक्टेड। अब यहाँ पर आप देखो, जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अलग अलग आउटपुट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। दैट कलेक्टेड, दैट कॉल्ड, जो ये गैप आता है बीच में, इसको क्या कहते हैं? स्नैप्सिस। दिस न्यूरॉन्स वर्क लाइक दिस स्नैप्सिस, ठीक है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रोसीडिंग एलिमेंट लाइक द बॉडी सेल्स। जो बॉडी सेल्स है, जो ब्रेन में हमारा कर रहा है, जैसे मैं सुन रहा हूँ, आप उसको यहाँ वहां, यहाँ बैठे बैठे वहां सुन रहे हो, तो आप उस पिक्चर की इमेजिन अपनी, आपका ब्रेन क्या कर रहा है? आपको सिग्नल दे रहा है कि मुझे कोई वॉइस आ रही है जो मुझे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा रही है। जो वॉइस आ रही है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं वो होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और जो हमारे जो ये वेट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर x1, x2, xn, ये हमारे इनपुट्स हैं, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो हमारे वेट्स, ये w हैं, ये हमारे वेट्स हैं। जब हम वेट्स का मल्टीप्लिकेशन इनपुट्स के साथ करते हैं, तब क्या होता है? हमारा एक समेशन होता है जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन में जाता है। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है हमारा? ये हमारा सिग्मॉइड होता है और स्टेप्स होता है। जब ये आगे बढ़ता है तो ये तभी फायर करेगा जब उसकी वैल्यू कम हो, सॉरी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड वैल्यू से, और थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर कम होगी तो वो फिर से फीड करेगा बैक से। अब आज मुझे यही कराना है, जो पिक्चर जब वो फिर से फीड करेगा तो वो क्या कहलाता है, और जो फ्रंट से फीड करेगा उसको क्या कहलाते हैं। तो ये हमारा एक न्यूरॉन्स का काम होता है। अब यहाँ पर देखो, जितने, अब ये हमारा सेंटर में क्या है, यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग की इनपुट है और बाहर आउटपुट है। जो बीच में जो ये दो लेयर्स हैं, ये हिडन लेयर्स है। जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतना आपका मॉडल कॉम्प्लिकेशन से इजी होता चलेगा, उतने एरर्स आपके मिनिमाइज होते चलेंगे। मिनिमाइज, क्योंकि हमारा मेन टारगेट एआई में, मशीन लर्निंग में यही होता है कि हमें एरर्स को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। तो यहाँ पर जो हम एरर्स को मिनिमाइज करेंगे, ये हमारे लेयर्स करेंगे और उसके बाद फिर वो आउटपुट में जाएगा। और जितने हमारे हिडन लेयर्स होंगे उतने हमारे लिए इजी होगा मॉडल को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि वो उतना सिंप्लीफाई करके हमें आउटपुट की फॉर्म में देगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन करना, तो मैंने क्या करा? एक डेटा डाला, एक डेटा को मैंने फीड कराया, ठीक है, उसने पैटर्न्स नोट करे, नोट्स के साथ उसने उसको इंटरकनेक्ट करे, इंटरकनेक्ट के साथ उसने फेस फीचर्स, ये हमारी हिडन लेयर्स आ गई है, मेरी दो हिडन लेयर्स हैं। अब वो फीचर्स में क्या आ गए? नोज आ गए, लिप्स आ गए, आईज आ गए, चीक्स आ गए, ईयर्स आ गए, ठीक है। फिर हमारा उसने फेस रिकॉग्निशन किया कि किस किस को कैटेगरी में किसको कंबाइन करना है, किसको अलग रखना है। फिर उसके बाद क्या है? हमारा आउटपुट फायर्ड हो गया, जैसे मेल्स फीमेल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये हमारा क्लासिफिकेशन की फॉर्म में आ गया। ये मेरा न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करता है। ये आपका ये मॉडल है, इस तरीके से आपका मॉडल बनता है। और जो बायस की बात बोली है आकाश आपने, बायस जो होता है वो कांस्टेंट होता है विच हेल्प द मॉडल इन द बेस्ट फिटेड वे, ठीक है। आकाश ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्योंकि आप कैच कर पा रहे होगे, क्योंकि आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे। जो लोग प्रेजेंट नहीं थे उनको थोड़ा चैलेंजेबल हो सकता है, अगर उनको कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से, दे आर रेडी टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आकाश वाला पॉइंट क्लियर है आपको, बायस वाला?
पहले ये बताओ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर जब मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करी तो यहाँ पर बायोलॉजिकल से कंपेयर करूंगा, तभी आप उसको समझ पाओगे। मैं एक बार और दिखा देता हूँ हमारा बायोलॉजिकल में। और देखो, जो हमारा ब्रेन्स की बात है, ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है, उसमें हमारे सिलिका ट्रांजिस्टर है, 200 बिलियंस न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, जिसमें 1 बिलियन बाइट्स रैम है, जो हम कंप्यूटर अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं। न्यूरॉन साइंस x26 है, इसमें 10 to 9 mm है। एनर्जी कितनी कंजम्पशन हो रही है इसमें? 6 to 10 जूल्स हो रही है, उसमें 10 to 16 जूल्स हो रही है। दैट्स व्हाई इसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। तो इस चीज के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। बायोलॉजिकल में हमारा नोड क्या होता है, जो इंटरकनेक्शन होता है, यहाँ पर आता है सोमा। यहाँ पर क्या आता है? नोड। डेंड्राइट्स को क्या कहते हैं? इनपुट्स। स्नैप्स को यहाँ पर क्या कहते हैं? वेट और इंटरकनेक्शन। एक्सॉन और आउटपुट। तो ये हमारा डिफरेंस है बायोलॉजिकल में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में। ठीक है गाइस, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर वही फिगर आ रही है, इनपुट डाला, डेंड्राइट्स आए, इंटरकनेक्टिविटी नोड्स के साथ हुए, समेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, बॉडी सेल्स में थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर है तो फायर्ड होगा, वरना वो फिर से इनपुट में जाएगा और फिर से अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। और इसमें हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हमारा एरर्स कम करने का होता है। अब इसके आर्किटेक्चर में क्या है, इनपुट लेयर्स क्या होती हैं, ये मैंने बताया है इसमें। इट कंसिस्ट दोज यूनिट्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स which receive the inputs from the outside world on which network will learn, recognize about or otherwise process। ठीक है। आउटलेयर्स क्या होते हैं? कंसिस्ट यूनिट रेस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्न बाय टास्क। जो हमें टास्क चाहिए, क्या वो हमें हमारी जो आउटपुट लेयर है उसमें हमें मिलेगा। हिडन लेयर्स क्या हो गई? जो हमारे उसको नोड्स को इंटरकनेक्टेड करके उसको सिंप्लीफाई कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनपुट्स को, वो हमारे हिडन लेयर्स हो गए। तो हिडन लेयर्स हमारे शो होंगे, शो नहीं होंगे, बट जितने ज्यादा होंगे आप, हाँ, इसको आप ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने आपको हिडन लेयर चाहिए। और हिडन लेयर होने से हमारा बेनिफिट ही होता है, इससे हमारा लॉस नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारी एक कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, एरर्स को मिनिमाइजेशन मिलता है, जो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा वाइडर रोल प्ले करता है। ठीक है गाइज, मैं आपको, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है उनको शायद ये टॉपिक थोड़ा सा कम क्लियर होगा, बट मैंने ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि मेरा आज का लास्ट कमिंग क्लास का जो टॉपिक है वो इसी से कनेक्टिव है। बैक प्रोपोगेशन एंड फॉरवर्ड फीडिंग, ये सब मैं आज कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो मैंने सिलेबस बनाया है, ये मैंने इंटरकनेक्टेड के साथ से बनाया है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फीडिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है। फिर से बताया था, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडिज्म दैट इज इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये बायोलॉजिकल से ही आया है। It composed a large number of highly interconnected processing element that called the neurons। अब न्यूरॉन्स आपको समझ में आ चुका है कि ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है वो प्रॉपर न्यूरॉन्स की तरह वर्क कर रहे हैं, जो हमारे ब्रेन्स में, जो हमें सिग्नल, अगर कोई आपको पिंच करता है या कोई आपको हिट करता है तो आप क्या करते हो? तुरंत आपके माइंड में सिग्नल जाता है और आप उस चीज को तुरंत कैप्चर कर लेते हो, हाँ, कि यही है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बोलूंगा? सिस्टम विच मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिंपल्स हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स which process information by the dynamic state to external inputs। ठीक है, अब तो ये और सिंप्लीफाई हो गई है आपको, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। इन आवर ब्रेन 86 बिलियन नर्वस सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, ध्यान रखिएगा, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और जो कनेक्टेड हो रहे हैं वो 1000 सेल्स के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं बाय एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के थ्रू वो न्यूरॉन्स नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं थ्रू द डेंड्राइट्स। ठीक है, अब हमारी एएनएन कॉन्फ़िगरेटिव स्पेसिफिक, ये हमारे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और क्लासिफिकेशन डेटा में यूज होती है। ठीक है, अब वाई यूज न्यूरल नेटवर्क्स? आकाश, आप बता सकते हो न्यूरल नेटवर्क्स को, आर्टिफिशियल को क्यों यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? कोई और बता सकता है? हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, आर्टिफिशियल नेटवर्क क्यों यूज करना पड़ रहा है हमें? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दिस? सामने आंसर है, आप अगर और थोड़ा सा उसको बता सकते हो तो इट्स रियली गुड फॉर मी। सर बिकॉज जो ह्यूमन हमारा नर्वस सिस्टम है
और एक्चुअली में कैपेबल है और सारे कंपटीशन करने के लिए, बट एक लार्ज स्केल में नहीं कर पाता है या फिर एक लॉन्गर टाइम के लिए नहीं कर पाता है। तो एग्जैक्टली क्योंकि जो हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं वो हमारा हर चीज में एक फर्टिक और स्ट्रेस आता है जिससे हमारी बॉडी वो फर्टिक से इतनी फुल हो जाती है कि हम उसको फिर हम एरर्स के साथ करेंगे। अगर हमें एरर्स के साथ ही करना है तो देयर विल बी नो नीड टू कंटिन्यू विद आवर। सपोज करो आपसे मैं कहूँ 200 किलोमीटर दौड़ना है, यार आप थकोगे, इंसान हो, रोबोट थोड़े ना हो। अभी कुछ मंथ्स पहले मैं नाम नहीं लूंगा, जिस कंपनी ने लॉन्च किया उसने फुटबॉल को भी एआई में रख दिया है। अब वहां पर रोबोट्स खेल रहे हैं। अब क्या टेक्नोलॉजी, अब उस पर क्या वर्क चल रहा है कि रोबोट्स की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। वो उस ग्राउंड को कवर करने में पूरा डे ले रहा है, ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स, जितना का ड्यूरेशन नहीं होता है। ठीक है, अब उसकी स्पीड पे वर्क चल रहा है। ठीक है, तो वो जहां तक है इस कमिंग मार्च तक वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मोबाइल्स में खेलो, लेकिन अब रियल लाइफ में रोबोट्स खेलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का अब बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, बट अभी हम लोग उतने हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी पहले हमें कंसेप्ट एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए मशीन लर्निंग और एआई समझाई थी, पूरी कनेक्ट करी थी, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं समझ सकते तो शायद आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टफेस्ट रोल प्ले करेगा। बट मैंने उस हिसाब से सिलेबस सेट किया कि आपको वो चीज क्लियर हो जाए, बल्कि सिलेबस से ज्यादा ही मैंने कवर करने की कोशिश करी, सो दैट अब आप इंटरकनेक्टेड कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आपने बिल्कुल सही कहा था आकाश, वो एक थ्रू आउट वर्क कर सकता है विदाउट एनी फील फटीग और स्ट्रेस और कोई भी अगर सिस्टम की। हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसकी एक लिमिट है, हम 12 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते, और 12 घंटे में वी आर सो मच एग्जॉस्ट, हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव सेम पोटेंशियल फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द आवर टू द एंड ऑफ द आवर, एंड ऑफ द वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए इनका यूज करते हैं। अब हम आगे आते हैं, हमारा आता है न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूं। रेगुलेशन से कंपैरिजन करके, रेगुलेशन में भी हमारा क्या होता है, हम उस पर डिस्टेंस एरर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी हम एरर्स, जिसको हम, बट उसको एरर्स नहीं बोलेंगे, इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोलेंगे गाइस, कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन हमारी वही आउटपुट या एरर्स को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इनपुट लेयर आ गई मेरी। ठीक है, मैंने इनपुट किया x1 x2 xm, फिर मेरा वेट आ गया w1 w2 wm, समेशन ऑफ द x इंटू आई कर दिया मैंने। अब वो वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी तो ही फायर होगी, अदरवाइज वो रिवर्स होके फिर से फीड होगी। तो जो ये प्रोसीजर है ये फॉरवर्ड फीडिंग कहलाता है। देखो आउटपुट आ गया, आउटपुट के ऊपर वाई हैट आ रहा है और एक्चुअल के ऊपर नहीं आ रहा है। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, रेगुलेशन बताया था, वाई माइनस वाई हैट मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस आउटपुट वैल्यू, और ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो जो भी हमारी प्रिडिक्टेड होंगी या जो भी हमारी प्रोडिक्शंस के थ्रू आ रही हैं, जिसे हम आउटपुट बोलेंगे, वो हमारी वाई हैट से रिप्रेजेंट होंगी। और वो कहीं भी हो, एआई में कहीं भी वाई हैट आ रहा, आप समझ जाना वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू आने के बाद वी हैव जस्टिफाई कि हमारा कॉस्ट फंक्शन कितना है, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, अब यही हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में होता है। क्या होता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, हैज द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन बट विद वन और मोर हिडन लेयर। अब देखिए इसको भी वही कहते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क्स में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मल्टीपल नेम्स के साथ साथ मल्टीपल वर्क्स कर सकते हैं ये लोग, और इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ऐसी मैथमेटिक्स नहीं बताई जिसको आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट के साथ एक एडवांस कंसेप्ट भी बताया कि ये कैसे कैसे और यूज हो सकती है। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, किसी ने सुना है कभी ये नाम? कोई है जो मुझे बता सकता है? कोई भी यार, मैं वही नाम बोलता हुआ आ रहा हूँ कल से। चलो इसमें बताओ कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं अभी।
चलो यार, घबरा के चले मत जाना, मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आता है तो बता दो, वरना मैं तो बताऊंगा ही। एक क्लास छोड़ के अपना लॉस कर दो, ऑलरेडी एक छोड़ के जा चुका है, अभी एक दो। कोई है? नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का दूसरा नाम है फॉरवर्ड फीडिंग न्यूरल नेटवर्क, जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ। ये एरो देखो, फॉरवर्ड में जा रहे हैं ये, ठीक है। तो यही हमारा मल्टी न्यूरल नेटवर्क होता है जो फॉरवर्ड। ये तीन टाइप्स की लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी? इनपुट, आउटपुट और हिडन लेयर। द इनपुट लेयर, the input layer always receive the input signal to be proceed। जो इनपुट डालते हो डॉक्टर, आप क्या, हम लोग अपने शरीर में क्या डालते हैं? फूड डालते हैं, तो वो आउटपुट की फॉर्म में क्या आता है? हमारा एनर्जी लेवल, हमारा स्टेमिना आता है। तो सेम हेयर वी आर डिनोटेड ओवर हेयर, द इनपुट लेयर रिसीव द इनपुट सिग्नल टू बी प्रोसीड, द रिक्वायर्ड टास्क सच एज ए प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन इज परफॉर्म बाय द आउटपुट लेयर। अब ये तो आउटपुट में आ गया, क्या आ गया? क्लासिफिकेशन आ गया और प्रिडिक्शंस आ गई, मतलब पैटर्न्स आ गए। और ये अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमने अपना फूड फीड किया और हमने आउटपुट में क्या दिया? अपनी क्वालिटी दी, अपनी एफिशिएंसी दी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट्स। तो यहाँ भी वही कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द परफॉर्म बाय द आउटपुट लेयर। So the number of the hidden layer that are placed in between the input and the output, जो ये number of hidden layers है, क्या कर रहे हैं? Layers are the true computational engine of the MLP, multi-layer perceptron। और ये परसेप्ट्रॉन का टॉपिक आगे आने वाली क्लास में भी है गाइस, तो प्लीज आप अब आप कनेक्ट कर लेना, थोड़ा सा आपको इजीली आगे क्लास भी कनेक्ट होगी। सिमिलर टू द फॉरवर्ड फीडिंग वर्क इन द मल्टी perceptron, multi-layer perceptron of the data flow into the in the forward direction from input to output। In this, the neurons in the multi-layer perceptron are trained with the back propagation। अब बैक प्रोपोगेशन की बात नहीं, अभी तो मल्टी लेयर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये चलो मल्टी लेयर, मुझे वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बैक पैसेप्ट वो मैं आगे समझा दूंगा। तो जो बार बार फीडिंग हो रही है न्यूरॉन्स के थ्रू मल्टी लेयर, तो बैक प्रोपोगेशन क्या होगा? जब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं तो बैक, तब फॉरवर्ड फीडिंग होगी। जब मेरा एरो आगे, जब मेरा एरो बैक में जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बैक प्रोपोगेशन लर्निंग, ठीक है। तो मल्टी लेयर क्या हो गया? इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन कैन सॉल्व प्रॉब्लम विच आर नॉट लीनियरली। अब लीनियर में अगर आपको याद हो, मैंने आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन बताया था। अगर लीनियरली सेपरेट नहीं हो रही है तो हम कैसे करेंगे? रेडियल करेंगे, क्यूबिक करेंगे, पॉलिनोमियल करेंगे। तो यहाँ भी हम वो ही करेंगे, हम उस हेलो सर।
Guys, am I audible? Yes, sir, now you are. Sorry, yaar, actually there is some internet problem, so that's why you know about the Delhi, what is going on. है ना? So there is some network issue from the today onwards. ठीक है? So you are getting my point. What I'm trying to say कि हमने जो फॉरवर्ड फीडिंग कर रहे हैं उसमें क्या आ गया, हमारा इनपुट आ गई, हिडन लेयर्स आ गया और आउटपुट लेयर्स आ गई, बीच में हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यूज आ गई, सिग्मॉइड या स्टेप फंक्शंस. तो गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा, वी हैव द multiple layers in this, so that's why his name is multi-layer neural networks. I already taught you there are three types of layer. What are that three types? Input, hidden and output layer. ठीक है, तो न्यूरॉन्स आपको पता चल गए, आपको सिनेप्स पता चल गए, आपको ये सारी चीजें पता चल गई हैं. आई होप सो कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा. इट मस्ट बी अ बेटर टू क्लियर फॉर दिस आल्सो because it is a very important part for the artificial intelligence. So there is task is always required for the classification as well as the prediction. So it's performed by only the output layer. So there are output layer, number of hidden layer lie between the input and the output. So forward feeding is flow towards the forward direction from input to output, and the backward goes from the output to input. So there will be the reverse, and the function can solve with the non-linear. About, if you remember in the last to last session, the fourth day session, if the data is not linearly separable, then we have the four condition. What was that? Radial, polynomial, or cubic. Through these four steps, three steps, we can solve it. But in the artificial intelligence, we can solve from the classification, recognition, prediction, all these pattern. Okay. So multi-perceptron providing a non-linear mapping between the input vector to the output also. So the network is forward feeding in that none of the weight cycle back to the input unit or to the output unit to the previous layer. ठीक है, ये फीडिंग चलती रहती है, जैसे स्पून फीडिंग, जैसे सॉरी फूड फीडिंग, ये सब करते तो यहाँ पर करते. अब सी दिस इज द फॉरवर्ड फीडिंग. गाइस सी दिस अगेन, फॉरवर्ड फीडिंग हो रहा है, समेशन हो रहा है, हमारी आउटपुट आ रहा है वाई हैट. अब जो ये सी है, व्हाट वाज सी दैट इंडिकेट्स ओवर हियर, द सी इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट फंक्शन, and our target is the cost function is the nothing, it is the error. Our goal is to minimize the error. Guys, हम लोग एरर को मिनिमाइज कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर so we update the weight so that it can minimize the cost function. So y is the actual value and y hat is to the predicted value. So keep remember, and in the graph section, in the bar graph section, if you see, green is the actual value, blue is the predicted value, and c is the cost function. वो अगेन फिर से रिवर्स हो रहा है. इफ यू सी द पर्पल एरो, ठीक है, वो कैसे, सपोज आई एम टेकिंग द डेटा सेट with the row IDs, study hours, sleep hours, quiz, exams, and all these things. So you have to make a neural network. How? First is that 3, because we have the total 8 observations and we are created through the feeding, through the input value, study time, sleep hours, and quiz. Now through that we can find out the percentage in the examination. If we see after applying the neural network, artificial neural networks, then what you are seeing, there will be the different bars predicted for each and every inputs, predicted, actual, predicted, actual, predicted, actual. These are the total number of 8. And after that, what will happen? It will adjust it again. The cost function throughout the algorithm always remains the same, summation of 1 by y hat minus y का whole square. So if then again if the errors is more, then it's adjusted weight. जो आप adjusted weight की बात कर रहे थे, अब I hope so आपको क्लियर हुआ होगा आकाश. adjusted weight is the which are the constant with the bias. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही मैंने आपको दिखाया जो adjusted weight है, टोटली एडजस्ट करेगा अपने आप को अकॉर्डिंग, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन. अब यहाँ पे आप देखो हमने एडजस्ट किया तो हमारा कॉस्ट फंक्शन अब कम होगा. ठीक है, बिकॉज आवर मेन चैलेंज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन. दिस इज कॉल्ड द बैक प्रोपोगेशन. द बैक प्रोपोगेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द which part of the weight form error. Guys, keep remember this point. Back propagation में you can easily find out that part of weight
which increase the error so that we can minimize our error through the adjusting weight. तो हमको वेट को एडजस्ट करना है. अगर आपका वेट ओवरलोड है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए तो आप क्या करोगे, आप वेट को कम करोगे क्योंकि वो आपका एरर क्रिएट कर रहा है पार्टिसिपेशन के लिए. बट यहाँ पर हमारा वही वेट है, बट वो वेट किसकी फॉर्म में, एरर्स की फॉर्म में. वहां पर वेट जो था आपका बॉडी वेट वो भी एरर्स था. अगर एक्सीड हो रहा है तब भी है, मिनिमम कम हो रहा है उसके डेडलाइन से तो वो भी एरर थी. तो यहाँ भी वही एरर्स का काम कर रहा है. आप इस चीज से कनेक्टिविटी कर सकते हैं. और जो सी है हमारा कॉस्ट फंक्शन है, और कॉस्ट फंक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गाइस ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक रेग्रेशन इसी पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है लॉजिस्टिक. मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, आपके सिविल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन साइड, ठीक है, वो लॉजिस्टिक रेग्रेशन यूज करते हैं. 90% ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स आपका यही एल्गोरिथम यूज करते हैं. ठीक है. ग्रेडियंट डिसेंट. अब मुझे कोई बता सकता है ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? मैंने यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिया. आई एम जस्ट मेंशनिंग ग्रेडियंट डिसेंट. व्हाट इज द ग्रेडियंट डिसेंट इंडिकेट्स ओवर हियर? कैन एनीवन टेल मी? ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना है यार, ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट. बट व्हाट इज द ग्रेडियंट डिसेंट यार? कोई नहीं बता सकता? सर जो रेगुलर इटरेशन हो रहा है उसी को बोला. सॉरी, रेगुलर इटरेशन जो प्रोसेस रिपीटेडली हो रही है कॉस्ट वैल्यू को कम करने के लिए. एग्जैक्टली, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? आकाश. अच्छा आकाश, आप ही कह रहे हो. ओके, यस आकाश. ये हमारे जो कॉस्ट फंक्शन है उसको, इसी को हम मिनिमाइज करने के लिए जो हम प्रोसीजर लगाते हैं उसको हम ग्रेडियंट डिसेंट ही कहते हैं. ठीक है. अब आप ये देख लो, मुझे प्राइस फाइंड आउट करनी है, ये भी आप ही का टॉपिक है. ठीक है. मैं सिविल की बात कर रहा हूँ. नॉर्मल कैसे, एरिया, बेडरूम्स, डिस्टेंस टू सिटी, माइल्स, एज. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इनपुट आ गया, हिडन आ गई, एंड आउटपुट लेयर्स आ गया. अब यहाँ पर मैंने 25 वेट क्यों लिखा है, मुझे कोई बता सकता है? एनीवन कैन वी टेल एनीथिंग? नो आइडिया. हाँ, क्या कहा आपने? प्लीज रिपीट इट. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. बताइए. यहाँ पर 25 वेट्स क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है? 20 क्यों नहीं हो रहा? 26 क्यों नहीं हो रहा? 30 क्यों नहीं हो रहा? अगर जिसने आंसर दे दिया ना, मैं समझ जाऊंगा उसको पूरा क्लियर हो गया टॉपिक. जस्ट थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा देखो, फिगर आपके सामने, नंबर ऑफ काउंटिंग्स आपके सामने. आप आराम से उसको, जब मैं बताऊंगा आप कहोगे हाँ सर. बताइए बताइए. कोई नहीं है यार? मेरे सामने कितने इनपुट्स हैं? एरिया, बेडरूम, डिस्टेंस एंड एज. कितने नोट्स आ रहे हैं? हिडन लेयर में कितने हैं? 5. अब हर एक इनपुट नोट्स के साथ बनाएगा, इंटरकनेक्ट करेगा, तो कितने हो गए काउंट्स में? 4. 5 टाइम्स नहीं होंगे तो 25 नहीं हो गया? यस यस सर. यार यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ. ये तो केवल मैंने जनरल क्वेश्चन की तरह आपके सामने प्रेजेंट कर दिया बस. मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं किया.
तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही एक हिस्सा रख दिया आपके सामने, बट यू डोंट नीड टू वरी इट। बट आपको इसका जो अंदर का कंसेप्ट है अगर वो समझ में आ गया ना, तो ये तो आर्टिफिशियल आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, देखो फॉरवर्ड मैंने आपको ऑलरेडी कल से बता रहा हूं। ठीक है, फॉरवर्ड में क्या होता है, हमारी वो चीजें फायर्ड होती हैं इनपुट की फॉर्म में, इनपुट की फॉर्म से जब वो फायर्ड होती हैं तब कहाँ जाती हैं, तब हमारा आगे हिडन लेयर्स में जाती हैं। अगर डेटा हमारा जितना कॉम्प्लेक्स है हमें उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, हमारा हिडन लेयर उसको मिनिमाइज करेगा। अगर ये सारी चीजें अगर हम सोच के चलेंगे कि वो कैसे होगा, कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी कैसे आएगी, तो वो फिर हमारे लिए बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वो आ जाए, लेयर्स आ जाए, हिडन लेयर। आप देख रहे हो उसमें हिडन लेयर्स 3 आ रही हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हिडन लेयर्स 3 आ रही हैं तो वी हैव टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी विद द मिनिमम एरर्स, विद द मिनिमम एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड का प्रोसीजर वही है जो हमारा कल वाला प्रोसीजर था न्यूरल नेटवर्क्स का। वो सिंपल फीड हो रहा है, समेशंस हो रहा है वेट के साथ, वेट के साथ समेशंस के बाद फिर वो आपका एक्टिवेशन फंक्शन में जा रहा है, एक्टिवेशन का फिर वो फायर्ड हो रहा है थ्रेशोल्ड वैल्यू के। अगर नहीं है तो बैक रिवर्स का आएगा, जिसको हम बैक प्रपोर्शन बोलेंगे। अगर आउटपुट करके क्रॉस कर जाएगी वैल्यू, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड फीडिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। यही बैक प्रोपोगेशन आ गया। ठीक है, अब बैक प्रोपोगेशन में आपको फिर से बता देता हूं क्या होता है बैक प्रोपोगेशन। व्हेन इट विल नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड वैल्यू, देन इट विल गो फॉर द रिवर्स एंड द बैक प्रोपोगेशन विल स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैक प्रोपोगेशन की जो बात हो रही है, अब बैक प्रोपोगेशन में हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो इनपुट के थ्रू ही आएंगी, वो अलग से नहीं आएंगी कुछ भी। ठीक है गाइस, आप ये सोचो कि वो अलग से आ रहा है, मैं अलग से इनपुट डाल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो फिर से रिपीट होगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क का और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का, ठीक है, ये आपका टोटली डिपेंड है लेयर्स पे। विद इन द लेयर्स द सिग्नल्स आर प्रोपोगेटेड इन वन डायरेक्शन, जिसको हम बैक प्रोपोगेशन बोलेंगे। एंड फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट नो इंटरकनेक्शन आर प्रेजेंट, नो लेटरल सिग्नल्स फ्लो, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में सिग्नल्स फ्लो नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अ टिपिकल बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क वी हैव द 3 लेयर्स, अगेन इनपुट आउटपुट एंड हिडन। फॉरवर्ड में भी यही होता है, मल्टी का भी नाम ही वही है। ठीक है, तो मल्टी में भी ये दोनों ही आते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड फीडिंग। ठीक है, दिस characteristics is always due to the hidden layers of the network which capable to identifying the features present in the input stimuli। जो इनपुट्स है उनके फीचर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में करेंगे, जो हमारा हमें बैकवर्ड प्रोपोगेशन बताएगा। आप नाम से समझ रहे हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ये लिंक है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क वर्क एंड डीप लर्निंग। ठीक है, आप इस वाले वेबसाइट पे यहाँ से आप चैप्टर 2 आपको ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स की एआई एंड डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट आपको उसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। यू कैन गो थ्रू दिस बुक। अब इसमें स्टेप्स आती हैं, कौन सी स्टेप्स हैं वो, ठीक है, जिसको हम स्टैकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड एआई, ये सारा कॉन्सेप्ट एआई पे ही चलता है। अब भी ध्यान रखिएगा शायद इस चीज का, इसको मर्ज मत करिएगा। आई होप सो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड फीडिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे बताइए, सो दैट आई कैन रिपीट इट अगेन। एनीवन हैज? बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा यार, कौन कौन है प्लीज मुझे नाम बता दीजिए एक बार जरा। कल की क्लास में कौन कौन था? एक तो आकाश था और एक राहुल था, शायद राहुल है आज प्रेजेंट? Yes, sir. I am present, sir. Hello, sir. I am present, sir. ठीक है राहुल, आपको क्लियर हो गया। और इधर युवराज, Yes, sir. युवराज नहीं बोला था, युवराज आपको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आकाश को क्लियर हो गया। और एक और बचा है कोई, वो कौन है? एक और कोई रह गया है, ये AK लिखा हुआ आ रहा है, कौन है भाई ये?
शायद वो बोलना नहीं चाह रहा या बोलनी नहीं चाह रही, वो उसकी मर्जी है। आ गया होगा तो बोल देगा, या नहीं आया तो नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको डेटा को देख के ये स्कैरी फील नहीं करनी है कि ये डेटा कैसा है। सीधा इनपुट करा दो, उसको देखा जाएगा, एरर्स अपने आप कम करेगा वेट। हमें टेंशन नहीं, हम उसको रैंडमली सिलेक्शन करेंगे, बाद में देखेंगे एरर्स को। पहले हम फीड करा के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करेंगे। देखो हम पॉइंट्स का कहता है रैंडमली इनिशियलाइज, मतलब इनिशियलाइज द वेट। यार हमें अपनी साइड से वेट इनिशियलाइज कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी क्या वैल्यू लूं, कैसे लूं। इनपुट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट इन द इनपुट लेयर। ठीक है, इनपुट लेयर जो आ रही है हमारी, फर्स्ट लेयर जो है, जो डेटा सेट की जो इनपुट वेरिएबल की फॉर्म में आ रही है, वो हमारी इनपुट लेयर कहलाती है। ठीक है, थर्ड क्या है, फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी जो पहली स्टेप हमेशा होगी वो गाइस ध्यान रखना फॉरवर्ड ही होगी। बैक तो जब भी होगी जब हमारा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को कनेक्ट क्लियर नहीं कर पाएगा या उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, तब तक वो फायर नहीं होगा, इसलिए वो फीड है। फॉरवर्ड फीडिंग प्रोपोगेशन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखा, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट ऑलवेज द forward feeding. The neurons are activated in way that impact of the each neuron activation limited by the way. देखो बात आ गई यहाँ पर, एक्टिवेशन लिमिटेड बाय द वेट। वेट पे ही डिपेंड करता है, तभी हम कहते हैं जब हम वेट को एडजस्ट करेंगे तभी हमारा कॉस्ट फंक्शन, हमारा एरर्स फ्लक्चुएट करेगा और कम भी हो सकता है। ठीक है, सो प्रोपोगेट द एक्टिवेशनल अंटिल गेटिंग द प्रेडिक्टेड रिजल्ट वाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पर वाई नहीं था, वाई हैड था, मैं वाई लिख गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। वाई जो आती है हमारा एक्चुअल होती है और वाई हैड हमारी प्रेडिक्टेड होती है। ठीक है, कंपेयर द प्रेडिक्टेड रिजल्ट टू द एक्चुअल रिजल्ट। आ गई यहाँ पर बात। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, रेग्रेशन का, लॉजिस्टिक का, ये 3-4 का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। हलवा है हलवा, केवल मुंह में डालने का स्वाद लेना है इसको। ठीक है, यू हैव टू फील द टेस्ट, मेजर द जनरेटेड एरर्स। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बात आ गई, एरर्स, क्योंकि हमारी जो उससे समेशन से जो हमारा एरर्स आ रहा है वो जनरेट हो रहा है, वो किससे आ रहा है, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल से आ रहा है। ठीक है, अब बैक प्रोपोगेशन क्या कहता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर वैल्यू फायर्ड नहीं हुई, अगर वैल्यू ने थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया तो वो रिवर्स मारेगी, जो बैक टू राइट हो गई, राइट टू लेफ्ट हो गई, सॉरी। तो अपडेट द वेट, देखो फिर वेट आ गया। वेट यहाँ पर बहुत, हम इनपुट को नहीं चेंज करते, नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वैल्यू फिक्स है ऑलरेडी, लेकिन हम वेट को चेंजेस कर सकते हैं। तभी यहां पर कह रहा है अपडेट द वेट अकॉर्डिंग टू हाउ मच दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंफेसिस में बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए, इससे इजी नहीं मिलेगा। अपडेट द वेट, तभी मैंने कहा था वेट को एडजस्टेबल भी बोल सकते हैं और एडजस्ट अपडेट भी बोल सकते हैं। हाउ मच दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, द लर्निंग रेट डिसाइड्स बाय हाउ मच वी अपडेट द वेट्स। देखा पूरा पॉइंट्स अब आपको और ज्यादा इट ऑलमोस्ट क्लियर टू यू कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द एरर और कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द एरर। ठीक है गाइस, तो प्लीज कीप रिमेंबर दिस सेंटेंस, दिस स्टेप्स। इफ यू हैव रिमेंबर्ड दिस सेंटेंस देन आई गारंटेड यू आपके लिए एआई कुछ नहीं रह जाएगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या आती है, रिपीट स्टेप 1 and 5, अपडेट द वेट आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन, रेनफोर्समेंट। गाइड कोई मुझे बता सकता है गाइस कि रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है और किसका पार्ट है ये? प्लीज सब लोग अनम्यूट कर लो आप लोग, वरना मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। फिर मैं कर दूं अनम्यूट ऑल? गाइस प्लीज अपना अनम्यूट करिए आप सब लोग। यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? एक ही ने किया अभी तक, बाकी इन्होंने अनम्यूट नहीं किया है, शायद वो लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बस ऑनलाइन आकर बैठ गए। करे है सर, करा है ऑनलाइन, करा है। केवल आप ही ने किया है ना? क्या नाम है आपका? युवराज। यस सर। केवल आप ही ने म्यूट किया है ना? अब
अब एक और ने किया, 3 ने किया, नहीं फिर से उन्हें म्यूट कर लिया, पता नहीं किस चीज की उनको। गाइस मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, स्टार्टअप तो बंद फिर करना है। अनम्यूट करके रखेंगे तो नॉइज जाएगा ना सर। कोई बात नहीं, आने दो नॉइज। तुम्हारी साइड नॉइज हो रहा होगा, तुम ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पर नॉइज हो रहा है, तुम्हें बैठना ही नहीं चाहिए था, तुम अपना फोकस नहीं कर पा रहे होगे। फिर मुझे कौन बता रहा है रेनफोर्समेंट लर्निंग किसका पार्ट है और क्या होता है? मशीन लर्निंग का पार्ट है सर। कौन बोला? आकाश। आकाश, ठीक है आकाश। रेनफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है? सही बोला आपने, मशीन लर्निंग का पार्ट है, बट होता क्या है? और मशीन लर्निंग के कितने पार्ट्स होते हैं? गाइस मेरी सबको स्क्रीन विजुअलाइज है ना? यस सर। यस सर। मशीन लर्निंग के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट थे शायद। कौन कौन से? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और एक थर्ड वन का नेम याद नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? सर वही जो भी मतलब रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, जो प्रिडिक्शन आ रही है उसमें जो बार बार एक्यूरेसी किया जा रहा है, बार बार एक यहाँ पे डाल रहे हैं हम लोग कंपेयर करने के बाद की जो भी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हम जो फीड करा रहे हैं, जब तक वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा, जो कल स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में, फिर से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ। सपोज करो मेरे घर में एक पेट डॉग है, उसका काम है, उसको मैंने टास्क दे रखा है कि सुबह न्यूज़पेपर आती मेरे को मेरे डाइनिंग टेबल पे डिलीवर करेगा, और फिर मैं उसको रिवार्ड करूंगा। अगर वो डिलीवर करता है तो मैं उसको बिस्किट देता हूँ, या कुत्ते को, अपने पेट डॉग को चॉकलेट देता हूँ। इफ दे आर नॉट डिलीवर्ड तो मैं उसको क्या करूंगा? उसको कोई भी पनिशमेंट देके उससे वो टास्क फिर से परफॉर्म करवाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अगर उसने थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करी मेरे इनपुट ने वेटेज सम के साथ, तो ही मैं उसको आउटपुट में कंसीडर करूंगा, वरना उसको फिर से मैं बैक बैक प्रोपोगेशन कराऊंगा, फिर से फीड कराऊंगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर Yes. इसलिए मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज करी है, ईच ऑब्जर्वेशन रेनफोर्समेंट लर्निंग, क्योंकि रेनफोर्समेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो रिपीट स्टेप 1 to 5 बट अपडेट द वेट्स, ठीक है, द आफ्टर ओनली द बैच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। गाइस जिसको हम बोलेंगे बैच लर्निंग। ठीक है, अब तो आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ये तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए बैक प्रोपोगेशन एट द प्रॉपर्टीज, इट ऑलवेज एडजस्ट द वेट एट ए सेम टाइम। वो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी बैक प्रोपोगेशन की ये एडजस्ट द वेट एट ए सेम टाइम। ठीक है गाइस, लास्ट स्टेप क्या आती है? व्हेन द होल ट्रेनिंग सेट पास थ्रू द ANN देन मेक्स एन अप्रोच रेडो मोर अप्रोच। ठीक है गाइस, ये आपको सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कैसे हमारा आया है बैक प्रोपोगेशन। पूरी सारी बहुत सारी बातें कर ली, टेक्निकल थोड़ी हिस्टोरिकल भी बातें कर लेते, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था आर्टिफिशियल, वो हमारा 90s 80s में 1946 में वर्क स्टार्ट हो गया था, बट इम्प्लीमेंट आते आते 1966 में हुआ, फिर 80s में हुआ, 80 में फाइनल हुआ। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन हमारा किसने किया? ऑथर ब्रियसन ने एंड यूई चियो ने 1969 में, अंटिल इन द 1986। तो देखिए अब 1969 से कहां तक हुआ? 1968 तक। ऑलमोस्ट टेक द 17 to 18 years through the work of David Rulhart and the Godfrey Hinton and the Morton Williamson that gained the recognition and led to the presence in the field of artificial neural network। नाम रख याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ईयर थोड़ा सा मेमोराइज, कि जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो यू हैव टू नो अबाउट सम हिस्टोरिकल थिंग्स so that you can present over there in your lectures, deliver the lectures or while presenting the project or seminars। as an owner आपको पता होना चाहिए। The term is an abbreviation and quotes
बैक प्रोपोगेशन ऑफ एन एरर एंड कोर्स, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन यहाँ पर फिर मैंने और चीजें थोड़ा सा और बता दिया। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए गाइस, यहाँ पर रेगुलेशन और लॉजिस्टिक्स हर जगह चलेगा। अगर आप कहीं से भी कोई कोर्स मास्टर्स का प्लान करते हैं या अपनी इंटरप्रीन्योर बनते हैं, तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे कि वो इंटरव्यू ले लेगा, मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट दैट फील्ड। आपको बनना पड़ेगा उस फील्ड के लिए, ठीक है। Iteratively process a set of training tuples and comparing the network prediction with the actual known target values। बात वही आ रही है यहाँ पर, target value and the actual values, predicted value। For each training tuple, the weight are modified to minimize the mean square error। guys, फिर वही वाली बात आ गई है थर्ड क्लास वाला लेक्चर का, थर्ड एंड फोर्थ का। Minimize the mean square error, which is also known as the standard error between the network prediction and the actual target values। guys please इसको फोकस करिएगा, ठीक है। तो मीन स्क्वायर एरर आपका वही आ गई, y माइनस वाई हैट, ठीक है। फॉर द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नेटवर्क परफॉर्म नॉन लीनियर रेग्रेशन, ठीक है। नॉन लीनियर रेग्रेशन है, मॉडिफिकेशन आर मेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द आउटपुट लेयर, फ्रॉम द हिडन लेयर डाउनवर्ड टू द फर्स्ट लेयर। इट इज द बैक प्रोपोगेशन। इनिशियलाइज द वेट, अब यहाँ पर इनिशियलाइज की बात इसलिए आ रही है, वी हैव एडजस्ट द वेट टू मिनिमाइज द एरर्स, ठीक है। प्रोपोगेट द इनपुट फॉरवर्ड बाय अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन। देखो फिर वही बात है, अगर एक्टिवेशन फंक्शन में हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर रहा है तो ही हम फायर करेंगे, अदरवाइज को इनपुट के थ्रू फॉरवर्ड फीडिंग फिर कराएंगे, बैकवर्ड कराएंगे, फिर फॉरवर्ड कराएंगे, ठीक है। बैक प्रोपोगेट द एरर अपडेटिंग द वेट्स एंड द बायसेस, टर्मिनेटिंग कंडीशन व्हेन द एरर इज वेरी स्मॉल। देखा, अगर आपका एरर कम हो गया तो आप वहीं पे अपना सिस्टम को, अपने प्रोसेस को रोक दीजिएगा। यू नीड टू टर्मिनेट ओवर देयर ओनली, ठीक है। नेटवर्क एक्टिवेशन फ्लो, अब फीड फॉरवर्ड क्या होता है, फिर से मैं वही चीज पे आ रहा हूँ थोड़ा सा और। एक्टिवेशन फ्लो इन द वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर, पासिंग थ्रू द मैनी हिडन लेयर्स। मैं यहाँ पर एक वर्ड इनपुट करना भूल गया, थ्रू द मैनी हिडन लेयर्स, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैनी हिडन लेयर्स है, और वो क्या है, ईच इनपुट इन द लेयर इज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू एवरी यूनिट इन द नेक्स्ट लेयर, ठीक है गाइस। काफी क्लियर हुआ है आप लोगों को आज तो, ठीक है। ये स्लाइड मैंने लास्ट सेशन से फिर से मैंने करी है, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों को पता है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस चीज को फिर से रिपीट किया है आप लोगों के सामने। अब वो क्या है, बैक प्रोपोगेशन द मल्टी लेयर फॉरवर्ड फीडिंग, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क एंड द वन लेयर ऑफ हिडन लेयर्स, दैट ओके। द वाई आउटपुट हमेशा वाई से रिप्रेजेंट होता है, द बी बायस एंड द जेड इज द हिडन लेयर, बी एज ए बायस, ठीक है। H, it is found that both output and the bias act like a weight on connection, interconnectivity बोल सकते हैं, from the unit, from the always one, the input layer from the hidden layer and the output layer to the output layer by means of interconnection weights, ठीक है गाइस। इसको रीड करो जल्दी से फटाफट, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज लेता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज देन प्लीज लेट मी नो, है ना। The architecture of the back propagation resembles a multi-layer forward feeding। ये दोनों एक ही चीज है, आना घर से जाते हो फिर लौट के घर आते हो, वो जब गए तब बैक तब फॉरवर्ड हो गई, जब लौट के आए तब बैक प्रोपोगेशन हो गया। और इसके बीच में आपको कितने के थ्रू ट्रेवल्स करना पड़ता है। कोई मेट्रो लेता है, कोई ऑटो लेता है, कोई ट्रेन लेता है, कोई बस लेता है, कोई बाइक से जा रहा है, तो वो क्या, वो सारी ट्रेवलिंग जो हो रही है इंफॉर्मेशन की, वो फॉरवर्ड के थ्रू हो रही है। जब घर आ रहे हो तो वही चीजें फिर से यूज करो, वो बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो गया आपका। सो द इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ द हिडन लेयर्स रिजल्ट इन द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नंबर्स। आ गई वही वाली बात, जितनी ज्यादा आपकी हिडन लेयर्स होंगी गाइस, उतना ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, कम होगी, और एरर्स भी कम होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, एरर्स भी कम होंगे, जिसको हम कॉस्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे कॉस्ट फंक्शन भी कम होने बहुत 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 जरूरी हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
यस सर। कौन बोला ये यार अपना नाम? यार एक ही बंदा बोले यार, ये आकाश। आकाश, और तो कोई बोल ही नहीं रहा। VK, RK, AK, SK, क्या है भाई? समझ में नहीं आ रहा क्या? एटलीस्ट रिप्लाई तो कर सकते हो क्लियर है मैसेज पे। सर, क्लियर समझ में आ रहा है सर, बढ़िया से। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? एनीवन हैव क्वेश्चन? नो सर। क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करी, मैंने कोई हार्ड कोर वाली लैंग्वेज नहीं यूज करी जो आपके बाउंस हो जाए। बिकॉज आई नो कि आप एक यू आर एट द मिड लेवल, अभी आप मिड लेवल पे हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोले, नहीं तो आप मुझे अपना रेस्पॉन्ड मैसेज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? सर आपका सर PDF सर नहीं मिल रहा है सर, ग्रुप भाई में मैं सर वो हाँ, वो मैं आपको 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा फाइनल, और इसमें चीजें कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को और चीजें मिल जाए साथ में। थैंक यू सर। मैं आपको वो डेफिनेटली मैं आपको वो सारी स्लाइड शेयर करूंगा मैं आपको। बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पुट योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स आल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन। अब एक मैसेज आया मेरे पास, हाउ हिडन लेयर्स हेल्प इन डिक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। यार अगर सपोज करो हिडन लेयर्स की बात है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ मेरे कोई पिंपल हो रहा है फेस पे, ठीक है, और मेरे फेस को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो उस इमेज को क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर क्या करूंगा? उस पर कोई लेयर लगाऊंगा, किसकी? पाउडर की या कोई फिलिंग, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो वो क्या काम कर रहे हैं? जो भी मैं उस पर लेयर्स लगा रहा हूँ, लेयर्स इन व्हाट फॉर्म? पाउडर, क्रीम, एनीथिंग एल्स। और वो लेयर्स उस वाले पिंपल की जो साइज है उसकी को कम करते जा रहे हैं, सो दैट जब मैं वहां से पास हूं तो मेरा फेस एक फीमेल का ना लग के मेल का लगना चाहिए, या उसकी डिटेक्शन प्रॉपरली होनी चाहिए कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहां पर जो लेयर्स का काम हुआ वो किसने किया? जो भी मैं ऊपर से एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल चीजें जो लगा रहा हूं उस चीज को क्लियर करने के लिए। तो यहां पर जो हिडन लेयर्स हैं ये भी वही काम कर रही हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ सपोज करो यार, कुछ कहते हैं ना एक्सेप्शनल केस, भगवान ने कुछ एक्सेप्शनल केस बनाए हैं जिनका फेस स्ट्रक्चर नोज ऐसी होती है, वैसी होती है, हो सकता है 99% तो कवर कर ले, बट 1% हमें वो फिगर शायद मिस क्लासिफिकेशन में चले जाए। मिस क्लासिफिकेशन में आप चल रहे हो, पता लगा रहे हो, जिसको मुझे लोन देना नहीं चाहिए था उसको मैंने लोन दे दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने एरर क्रिएट कर दी है। इन व्हाट फॉर्म? टू हुम आई प्रोवाइड द लोन, जिसको मुझे लोन देना ही नहीं चाहिए था। तो ये मेरा क्या हुआ? मिस क्लासिफिकेशन में चला गया। तो हो सकता है यहाँ पर मेरी जो पिक्चर, जो मैं फेस रिकॉग्नाइजेशन कर रहा हूँ, वो मिस क्लासिफिकेशन एरर्स में चली जाए, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा फिल्टर्स लगा रहा हूँ। हिडन लेयर्स इज जस्ट लाइक ए वर्क ऑफ द फिल्टर्स। क्लियर हुआ युवराज? ठीक है, थैंक यू यार। तो यहाँ पर आप फिल्टर्स का वर्ड भी यूज कर सकते हो। द बायस इज प्रोवाइडेड बोथ द हिडन एंड द आउटपुट लेयर्स टू एक्ट अपॉन द नेट इनपुट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ठीक है गाइज, ये मेरा खत्म हो गया आज का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुना। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपकमिंग क्लास को मत मिस करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं और चल भी रहे हैं। अब आप कनेक्टेड रहोगे तो आपके लिए इजी होगा। नोट्स इज नॉट द बिग टारगेट, नोट्स कभी भी शेयर कर दूंगा, और काफी सारे शेयर कर दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, बट प्लीज पढ़ने के बाद ही कॉन्टेक्ट करना, ठीक है? क्योंकि मैंने इस टॉपिक्स को बहुत सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया, कि मुझे पता है आप लोगों का लेवल क्या है और आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ठीक है? तो ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। सो ये नहीं है एग्जाम्स आ रहे हैं यार, एग्जाम्स में सर्टिफिकेट्स और आपके नंबर आ रहे हैं 70-80% चलना है, बहुत है, ठीक है? लेकिन अगर आप इन पे भी फोकस करोगे तो नौकरी यही दिलाएगा। डिग्री केवल अप्लाई करा सकती है, नौकरी नहीं दिला सकती, ठीक है? नौकरी आपको एक्स्ट्रा स्किल्स सिखा सकती है। तो गाइस प्लीज बी फोकस ऑन दैट। और मुझे पता है आप लोग गुड लर्नर हो, आपकी बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत, यू आर वेरी एफिशिएंट गाइस, जो रेगुलर पंक्चुअलिटी से आ रहे हो, बट जो भी 4-5 उस समय प्रेजेंट है प्लीज मत करिएगा, बाकी इट्स योर चॉइस, ठीक है? 1-1.25 घंटे की ही बात होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, एट दी अब आप क्लास के सेशन एंड में अब आप यहाँ पर अपना फीडबैक डाल दीजिए अबाउट द टुडे सेशन, सो दैट मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि हाउ आई टॉट यू, ठीक है?
और फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम एट शार्प 2। और मैं यही कहूँगा प्लीज टाइम से ही ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जिससे मेरे लिए भी इजी हो जाए। फिर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए जल्दी से, और अपना इनबॉक्स में प्लीज अपना फीडबैक डाल दीजिए एक बार। ठीक है, आकाश, युवराज, राहुल, राहुल, वीके कौन है, विनीत है, कौन होता है वीके, पता नहीं यार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू लिसन मी वेरी पीसफुली। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स में आपको बहुत अच्छे और शेयर करूंगा। ठीक है, बस जस्ट गिव मी 1 and 2 days, थोड़ा सा ऑफिस का भी मेरा वर्क काफी हैवी हो रहा है। ठीक है, और भी मेरे वो चल रहे हैं मेरे सेमिनार्स। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलना तो है नहीं तुम्हें, तुम्हें तो